आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुलडोजर एक्शन पर बोला सुप्रीम कोर्ट, कहा लड़के की गलती के चलते पिता का घर गिरा देना सही नहीं। भाजपा विधायक नितेश राणे की विवादित बोल, कहा मस्जिदों के अंदर चुन चुन कर मारेंगे। पवन खेड़े का सेबी चीफ पर आरोप, कहा नियमों को ताक पर रखकर 3 जगहों से ले रही थी सैलरी। ट्रेन में मुस्लिम बुजुर्ग से हुई घटना पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा संघी गुंडे हमेशा झुंड में आते हैं, कमजोरों को बनाते हैं निशाना। पूर्व मंत्री बबली भाजपा में शामिल, कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट। जेजेपी नेता पूर्व जेल अधीक्षक ने भी की भाजपा ज्वाइन। आप नेता मानतुल्लाह खान को ईडी ने किया गिरफ्तार, सुबह से चल रही थी घर पर रेड। गाजा पट्टी पर मिले 6 शव तो भड़क गया इजरायल, नेतन्याहू के खिलाफ 5 लाख लोग सड़कों पर उतरे। अब समाचार विस्तार से। देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन का मामला आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। उदयपुर में चाकू मारने के आरोपी बच्चे के पिता के घर पर बुलडोजर चलने के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक नोटिस देकर ही अवैध निर्माण को ढाया जा सकता है, किसी के किसी भी अपराध में आरोपी होने के चलते नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा कि इस बारे में कुछ दिशा निर्देश तय करने की जरूरत है, जिसका सभी राज्य पालन करें। यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए तुषार मेहता ने कहा है कि ज्यादातर मामलों में अवैध निर्माण के खिलाफ नोटिस पहले ही दिया गया था। इस पर कोर्ट ने कहा है कि हम भी अवैध निर्माण को बचाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन किसी लड़की की गलती के चलते उसके पिता घर गिरा देना सही नहीं हो सकता है। इसके बाद मेहता ने कहा है कि हम सभी पक्षों से बात कर समाधान की कोशिश करेंगे। तुषार मेहता की बात सुनने के बाद जज ने सभी पक्षों से कहा है कि वो वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी को अपने सुझाव दें। उन्हें देखने के बाद पूरे देश के लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी। अब इस मामले में 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। साथ ही आपको बता दें कि उदयपुर में चाकू मारने के आरोपी बच्चे के पिता के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई पर हो रही इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि पिता का बेटा अड़ियल हो सकता है, लेकिन अगर उसके लिए उसका घर गिरा दिया जाए तो ऐसा करने का ये तरीका सही नहीं है। महाराष्ट्र में भाजपा विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। विधायक राणे ने धमकी भरे अंदाज में अहमदनगर में कहा कि जो भाषा में समझते हो ना, उसी भाषा में धमकी देकर जाता हूँ। अगर हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी किया तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आकर चुन चुन कर मारेंगे। अब इस पर एमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान का बयान सामने आया है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा का चुनाव करीब है। भाजपा की जो सरकार है महाराष्ट्र में, ट्रिपल इंजन शिंदे सरकार, फडणवीस, अजीत दादा, ये तमाम लोग चाहते हैं कि महाराष्ट्र का वातावरण बिगड़े। ये लोग महाराष्ट्र के अंदर जो शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करना चाहते हैं। ये लोग सांप्रदायिक तनाव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग। इसलिए आए दिन अपने टट्टुओं को भेजते और अनाप शनाप बकवास इनके टट्टू करते रहते हैं। जाओ मुसलमानों को गाली दो, इस्लाम के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी सियासत को चमकाओ। पहले आया रामगिरी, उन्हें हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। तमाम एफआईआर उसके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुए, देश भर में आज तक उसको अरेस्ट नहीं करती। हमने प्रोटेस्ट किया, क्या फायदा, अरेस्ट ही नहीं कर रही सरकार उसको। ट्रेनों के अंदर मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देख के मारा जाता है, सरकार खामोश बैठती है। अब कुछ नहीं हुआ तो ये देख लिए, आज ही अहमदनगर के अंदर बीजेपी के सिटिंग एमएलए है ये राणे नीतेश, अनाप शनाप बकवास की इन्होंने, पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर सा घोल दिया। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी पार्टियों ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। इस बैठक में जम्मू कश्मीर और हरियाणा की सीटों पर चर्चा हुई। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज सुबह पहले 11 बजे और फिर शाम में होगी। 11 बजे की बैठक में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की सीटों पर चर्चा हुई, वहीं शाम 4 बजे हरियाणा की सीटों पर चर्चा हुई। इसके बाद 30 सितंबर को सुबह 11 बजे हरियाणा को लेकर दूसरी बैठक होगी। देश के विभिन्न राज्यों में अगले कुछ महीनों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए शुक्रवार को कई नए सचिवों और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की थी। इसके साथ ही पार्टी ने कई राज्यों के पदाधिकारी भी बदले थे। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एआईसीसी के सचिवों तथा संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की। ये पदाधिकारी संबंधित राज्यों में पार्टी के महासचिव एवं प्रभारियों के साथ संबद्ध होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यालय में समन्वय की जिम्मेदारी
जिम्मेदारी निभा रहे प्रणव झा और गौरव पंघी को एआईसीसी सचिव बनाया गया है। पार्टी के संचार विभाग के तहत एआईसीसी सचिव की भूमिका निभा रहे विनीत पुनिया ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। हालांकि उनके साथ इस विभाग में रुचिरा त्रिवेदी को भी सचिव नियुक्त किया गया है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी बुच पर लगाए गए आरोपों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाते हुए नरेंद्र मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं। और सेबी एक रेगुलेटर है। सेबी का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका सेबी की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और सेबी की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को, ये दो महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये दो सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने, भले वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट हो या और कई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो सेबी की जो भूमिका सेबी की चेयरपर्सन की रही है, उस पर हमने कई बार चर्चा की। कांग्रेस नेता उदित राज ने आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान के घर पर हुई ईडी की रेड पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने कई बार देखा है कि इस तरह की कार्रवाइयां हुई हैं। हो सकता है कि कोई ना कोई मामला हो, लेकिन ये साफ है कि ये एक पिंक एंड चूज की रणनीति है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो गए और ईडी भी उन्हीं के निर्देश पर काम कर रही है। कई बार हमने देखा है कि अमानतुल्लाह के खिलाफ में कई कार्रवाइयां हुई हैं ईडी के द्वारा और भी एजेंसियों के द्वारा। जरूर कोई न कोई बात रही होगी, लेकिन यह पिक एंड चूज का मामला है। बीजेपी में इतने भ्रष्टाचारी हैं और जिसे कोई सीमा नहीं है। और अमानतुल्लाह जैसे तमाम लोग जिनके ऊपर बीजेपी ने खुद ही बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब ईडी उन्हीं की निर्देश पर काम कर रही है। वक्फ विधेयक बिल पर ओवैसी के बयान के बाद भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने ओवैसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब जेपीसी के सदस्य ही देश भर में आंदोलन छेड़ेंगे तो कई सवालिया निशान पैदा होते हैं। ये बिल गरीब मुसलमानों के पक्ष में है और जमीन हथियाने वालों के खिलाफ है। इस बिल से मुस्लिम समाज का ही भला होगा। क्या ओवैसी इस बात को नहीं समझते? इस बिल पर सुनवाई चल रही है। यदि एक जेपीसी के सदस्य इस प्रकार से ही देश भर में आंदोलन छेड़ेंगे तो मुझे लगता है कि कई सारे सवाली निशान तो पैदा होते ही है। पर सवाल ये भी बनता है कि ये बिल गरीब मुसलमानों के, बेवाओं के, यतीमों के पक्ष में है और लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। इस बिल को लाने की पैरवी मुस्लिम समाज ने ही की है, चाहे वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, चाहे वो 9 जेपीसी रिपोर्ट हो के रहमान खान की, चाहे वो अलग अलग मुस्लिम वर्ग हो। इससे महिलाओं को, आगा खानियों को, बोरी को और मुस्लिम समाज के लोगों को ही मौका मिलने वाला है। तो क्यों असदुद्दीन ओवैसी ऐसे बिल का विरोध कर रहे हैं जिससे लैंड ग्रैबिंग खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की, पर उसमें केवल 200 करोड़ की इनकम होती है। मतलब कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर गबन हो रहा है और कुछ चंद मुट्ठी भर मुस्लिम लोग सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों के साथ मिलकर इन प्रॉपर्टीज का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी उनके साथ आज खड़े नजर आ रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी को बताना चाहिए कि वो लैंड ग्रैबर्स के साथ है, भ्रष्टाचारियों के साथ है, या यतीमों, बेवाओं और जो अनाथ लोग हैं उनके साथ है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस जय भवानी और जय शिवाजी का नारा लगाते हैं तो तकलीफ होती है। उनको जय शिवाजी कहने का अधिकार नहीं है और ये औरंगजेब की बात करनी है तो गुजरात जाकर करें, यहाँ आपको हक नहीं है। आपको दंगा चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव को जीतने के लिए ये दंगे के बिना नहीं जीत सकते, इसीलिए हर बात पर हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी का इतिहास अलग है, उनका महाराष्ट्र के इतिहास से क्या लेना देना है अब समझ लेना पड़ेगा।
ये इतिहास मोड़ना तोड़ना खत्म करना चाहते हैं। पंडित नेहरू ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में किताब में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ टिप्पणी की है। छत्रपति शिवाजी महाराज, पंडित नेहरू जी उस वक्त जेल में थे और जेल से जो किताब लिखी है उसमें वो रेफरेंस आया है। उसके बाद पंडित नेहरू ने ये माफी मांगकर महाराष्ट्र के और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये कहा कि मैं जेल में बंद था और मेरे पास रेफरेंस की कमी थी, तो मेरे से ये गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। ये बात है लगभग 70-75 साल पहले वाली वो बात है, 1932 की बात है। अब इतिहास ढूंढ ढूंढ कर पन्ने खोज रहे हैं शिवाजी महाराज के बारे में। सवाल ये है कि आपने शिवाजी महाराज का जो अपमान किया उसके ऊपर बात करो ना, इतिहास में क्यों जा रहे हो भाई? जिस तरह से आपके राज्यपाल कोश्यारी थे, उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया। अभी आपके मंत्री केसरकर, उसने शिवाजी महाराज का अपमान किया। मालवण में जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के स्टैच्यू निर्माण में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके ऊपर बात कीजिए। इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? ये बताइए आप कि अपमान क्यों और कैसे किया और क्यों, आपकी मानसिकता क्या है? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पुणे नगर निगम एनसीपी के पूर्व पार्षद वनराज आंदेकर की रविवार की रात कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पुणे पुलिस के मुताबिक उन पर धारदार हथियारों से भी हमला किया गया। पूर्व पार्षद की हत्या शहर के नानापेट इलाके में हुई। अब इस पर एनसीपी नेता अनिल देशमुख का बयान सामने आया है। बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आए दिन इस प्रकार की घटना घटती है। पूना की आपने जिक्र किया, हड़पसर की घटना कल रात को 9:30 बजे। दूसरी घटना ही है, गोंदिया में एक घटना घटी है। इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, मर्डर हो रहे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, छोटी बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे। ये छोटी बच्चियों के अत्याचार हमने देखा कि बदलापुर की घटना होने के बाद में अकोला में इस प्रकार का अत्याचार हुआ, नासिक में हुआ, पूना में हुआ। करीबन 10 दिन में 12 घटना ऐसी हुई। और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ गृहमंत्री साहब का कुछ ख्याल नहीं है। गृहमंत्री साहब ने बाकी काम से वक्त निकाल के लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की किस प्रकार से सुधरे, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में ला सकते हैं, उसके लिए कार्रवाई उन्होंने करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह फेल है लॉ एंड ऑर्डर संभालने में 100%। मैं उनका राजीनामा नहीं मांगूंगा क्योंकि वो देने वाले नहीं करके, मैं उनको बिल्कुल राजीनामा देने के लिए नहीं बोलूंगा। लेकिन वो जब तक है, बहुत थोड़े दिन बचे अभी उनके, वो जब तक है तब तक उन्होंने महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति सुधारने के लिए वक्त देना चाहिए। महाराष्ट्र में ट्रेन में कथित रूप से मांस लेकर सफर कर रहे मुस्लिम बुजुर्ग के साथ हुई बदसलूकी और हरियाणा की चरखी दादरी में बीफ खाने के शक में एक युवक की हत्या के बाद एमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने हमला बोला है। ओवैसी ने इसे मुस्लिम उत्पीड़न से जोड़ते हुए भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि संघी हमेशा झुंड में आते हैं, ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बना सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ओवैसी ने लिखा है कि एक बुजुर्ग मुसलमान को संघी गुंडों ने बेरहमी से पीटा। संघी हमेशा झुंड में आते हैं, ये लोग सिर्फ कमजोरों को निशाना बनाते हैं। इनमें इतनी हिम्मत इसलिए है क्योंकि बीजेपी की हुकूमत इनका आंतरिक समर्थन करती है। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा है कि हरियाणा में गौरक्षकों ने साबिर नामक शख्स का कत्ल कर दिया और असीर नामक शख्स को घायल कर दिया। साबिर के कातलों में 2 लड़के पकड़े गए जो 18 साल के भी नहीं थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि गौरक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कोई नहीं रोक सकता। सरकार पर बरसते हुए ओवैसी ने कहा है कि अगर कोई हुकूमत हमारे जान और माल की हिफाजत नहीं कर सकती तो ऐसी हुकूमत का क्या फायदा। अगर हरियाणा की बीजेपी हुकूमत जुनैद और नासिर के कातिलों को गिरफ्तार कर लेती तो शायद आज साबिर के कातिलों को इतनी हिम्मत नहीं मिलती। हरियाणा के पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। दिल्ली में प्रदेश चुनाव सह प्रभारी विप्लव देव ने उन्हें शामिल कराया है। उनके साथ जेल अधीक्षक पद से इस्तीफा देने वाले सुनील सांगवान और जेजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कबलाना भी भाजपा में शामिल हुए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
हमारे केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, हमारे प्रदेश के नेतृत्व के मार्गदर्शन में मुझे काम करने का सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा। और मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। देश में हमारी सरकार बन चुकी है और हरियाणा प्रदेश में हम मेहनत करके सरकार बनने का काम करेंगे, लोगों के बीच में अपील करने के लिए पहुंचेंगे और जो हमने कार्य करके दिए हैं, हमारे कार्य नीति को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और पूरे विश्वास के साथ हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आने वाले सबट सरकार बनाएगी। आज हरियाणा प्रदेश भाई भतीजावाद से ऊपर उठा है, परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठा है और एक सिर्फ वो सीएम जो रोहतक तक एक हरियाणा सरकार नहीं थी, वो रोहतक सरकार थी, उससे आगे बढ़े है भारतीय जनता पार्टी ने। सबका साथ, सबके विकास के साथ छत्तीस बिरादरी को साथ लेके काम किया है, उसका मैं आपके सामने जितना गवाह हूं। हमारे टोहाना के अंदर पहले भी इनकी सत्ताएं रही हैं, एक भी रुपया लगता था। आज टोहाना के अंदर मेरी कंस्टिट्यूंसी का विकास देख लीजिए, 3000 के करोड़ के विकास, जबकि हम तो सहयोगी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। आज हम परिवार के अंदर आए हैं और परिवार में हमें पूरा सम्मान पार्टी की तरफ, नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है। हमारे लोगों की भावनाओं की कदर की गई है टोहाना के हल्के की। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हमारे शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से, हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हम तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता सुशांत मिश्रा ने कहा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह की ऊर्जा पार्टी के अंदर आई है, जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा से आई है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो टीम बनाई है, उससे और बेहतर बदलाव आएगा। लोग अच्छे तरीके से काम करेंगे। जहां विपक्ष की ओर से नफरत फैलाने का काम किया गया है, वहीं राहुल गांधी जी ने मोहब्बत फैलाने का काम किया है। हालत ये हो गई है कि हरियाणा में भाजपा को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं। जी, आपने देखा किस तरीके की ऊर्जा पार्टी के अंदर आई है और वो ऊर्जा आपने देखी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चलते। उसके बाद अब हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, आदरणीय खड़गे साहब ने जब टीम अनाउंस करी है, उससे और बदलाव अच्छा आएगा, लोग और अच्छे तरीके से काम करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से मोहब्बत को फैलाने का काम राहुल गांधी जी ने किया, जहां दूसरी तरफ विपक्ष ने नफरत फैलाने का कार्य किया, वहीं राहुल गांधी जी ने मोहब्बत फैलाने का काम किया। और आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी हरियाणा के अंदर धुल चुकी है, उम्मीदवार भी नहीं मिल रहे हैं उनको लड़ाने के लिए। और अब आने वाले समय में मोहब्बत विकास करेगी और नफरत विनाश करेगी, और उस नफरत को जवाब देने के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। मैं भी एक जमीनी कार्यकर्ता हूं, मुझे भी खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने ढूंढा, सोनिया जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में लगातार कई सालों से काम किया, तो मुझे ये जिम्मेदारी मिली है। आगे भी करता हुआ आया हूं और आगे भी कार्य करता रहूंगा। आप लोगों के साथ में पूरा देश को नफरत से दूर करने के लिए, देश में संविधान और आजादी बरकरार रहे, इसके लिए लड़ाई आप लोगों से मिलकर साथ लड़ते रहेंगे। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पश्चिम बंगाल रेप हत्याकांड मामले पर भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बलात्कारियों के सम्मान में भाजपा मैदान में कठुआ से लेकर बनारस और हाथरस तक का सफर है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सभी जगहों पर यही काम करते हैं और बलात्कारियों के सम्मान में क्यों रहते हैं, इसका जवाब भाजपा को देना होगा। एक तरफ जिनके खिलाफ एक सबूत भी नहीं मिलता है, उन्हें सालों तक जेल में रखा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार जिसकी वीडियोस फुटेज सामने आती है, उन्हें 6 से 7 महीने में पैरवी के चलते रिहा कर दिया जाता है। बलात्कारियों के सम्मान में भाजपा मैदान में तो कठुआ से लेकर के और बनारस तक, हाथरस तक, ये सब जगह पे यही काम करते हैं और ये हमेशा ही बलात्कारियों के सम्मान में क्यों रहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। एक तरफ जिस आदमी के खिलाफ 1 रुपए की वो नहीं मिलती, हेमंत सोरेन, उसको आप इतने साल जेल में रख लेते हैं, मनीष सिसोदिया को जेल में रख लेते हैं, अरविंद केजरीवाल को जेल में रखते हैं, और दूसरी तरफ जो लगातार जिसकी वीडियो फुटेज है और जो जिस तरीके से उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने के किया, उसको जो है आप 6 महीने में, 7 महीने में लचर पैरवी के चलते आप जेल से बाहर निकाल देते हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों को आप जो है सम्मान करते हैं, उनको पद देते हैं, और ये कथित आईटी सेल के नहीं है, ये बाकायदा इनकी सबकी फोटो सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ है। तो ये लचर पैरवी जो भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों की क्यों करती है, ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि ये तो विछंट चल ही रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, ईडी के जरिए, कभी आईटी के जरिए, कभी सीबीआई के जरिए विपक्षी नेताओं को परेशान करने की जो साजिश चल रही है। हमें लेकिन इस देश के संविधान पर पूरा भरोसा है, इस देश के लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है, और निश्चित तौर पर इस काली रात का भी अब जल्द अंत होने वाला है।
आज सुबह वरिष्ठ आम आदमी पार्टी नेता और ओखला सीट से विधायक अमानुतुल्लाह खान ने दावा किया कि ईडी की टीम उनके यहां छापेमारी के लिए पहुंची। उन्होंने कहा कि ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में उनके घर पर आई। इसी दौरान ईडी ने आप विधायक को गिरफ्तार भी कर लिया। उनकी गिरफ्तारी दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। अमानुतुल्लाह खान ने कहा है कि ईडी की टीम मुझे गिरफ्तार करने के लिए आई है। उन्होंने कहा है कि आज सुबह तानाशाह के आदेश पर उसकी कठपुतली ईडी मेरे घर पहुंच गई। तानाशाह मुझे और अन्य आप नेताओं को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। खान को ईडी अधिकारियों से बहस करते हुए देखा गया। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इसमें आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। संजय सिंह ने कहा है कि जो लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उन्हें जांच एजेंसी के जरिए टारगेट किया जा रहा है। अमानुतुल्लाह खान पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें भेजे गए ईडी के सभी नोटिसों का जवाब दिया गया है। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि ईडी का सिर्फ एक ही काम है, वो है कि बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वालों की आवाज दबाना। अमानुतुल्लाह खान ने ईडी की टीम से कहा कि उन्होंने पहले ही जांच एजेंसी से 4 हफ्ते का समय मांगा था, क्योंकि उनकी सास का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन हो चुका है और वो अभी उबर रही हैं, इसलिए वो पूछताछ के लिए पेश नहीं हो रहे हैं। ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में कई बार अमानुतुल्लाह खान से पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और वरिष्ठ आप नेता मनीष सिसोदिया ने मतदाताओं से इस बार हरियाणा में आपको मौका देने का आग्रह किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केजरीवाल शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव लाने में सक्षम है। उन्होंने पड़ोसी दिल्ली में मिली सफलता का उदाहरण दिया। बल्लभगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान सिसोदिया ने तर्क दिया कि लोगों को ये पहचानना चाहिए कि राज्य विकास में पिछड़ गया है, क्योंकि पिछली पार्टियों और नेताओं में आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता की कमी थी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं और इसीलिए उन्हें राज्य के लोगों की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। हरियाणा में 10 साल से ही लोग आजिज हैं। हरियाणा के लोगों ने बड़ी उम्मीद से चुना था भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितना धोखा हरियाणा के लोगों को दिया है, लड़ाया आपस में, लूटा हरियाणा के लोगों को, लेकिन कोई काम नहीं किया, ना स्कूलों पे, ना अस्पतालों पे, ना नौकरियों पे। 10 साल दुखी रहे लोग और हरियाणा के कोने कोने में आजिज आके लोग बहुत दिल से अब बदलाव चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला तो अरविंद केजरीवाल जी ने 5 साल के अंदर अंदर, केवल पहले 5 साल में इतने शानदार स्कूल बनवा दिए कि लोग अभी भी प्राइवेट स्कूलों से तुलना करते हैं उनकी। बिजली, जितना काम केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया, उसी तर्ज पे आज पंजाब की सरकार काम कर रही है। हरियाणा के एक तरफ पंजाब है और एक तरफ दिल्ली है, और दोनों तरफ लोग देख रहे हैं कि केजरीवाल जी को जब मौका दिया जाता है तो किस तरह का काम करते हैं। पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा केजरीवाल जी को मौका देगा, और जैसे दिल्ली और पंजाब में शानदार काम शुरू हुए हैं, वैसे ही काम अब चुनाव के बाद हरियाणा में भी शुरू होंगे। यूपी के कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में सपा के निष्कासित नेता नवाब सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन पर लगे आरोपों की पुष्टि हुई है। पुलिस के पास डीएनए जांच की रिपोर्ट भी सामने आई है। पीड़िता और आरोपी का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। ये कन्नौज के सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। डीएनए रिपोर्ट मैच होने के बाद जानकारी पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा दी गई है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान के बाद बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उनके पास अपने माता पिता के 15 साल के कार्यकाल में हुए कामों को गिनाने की कोई जगह नहीं है। एक जगह ये लोग 17 महीने रहे और एनडीए 17 सालों तक सत्ता में रही है। एनडीए के कार्यकाल में जो काम शुरू हुआ उसी को आरजेडी गिनवा रहे हैं। जनता को बरगलाने, भौकाल बनाने की आरजेडी की संस्कृति रही है, यही उनकी मानसिकता है। देखिए, इनके पास अपने माता पिता के 15 साल के काम को गिनाने का है कोई जगह? एक जगह 17 महीने ये जो रहे, एनडीए रही है 17 वर्ष, वो 17 वर्ष में एनडीए का काम को ये अपना काम गिनाएं। अरे आपका कौन सा विजन था? एनडीए के समय में जो काम शुरू हुआ वही काम को आप गिना रहे हैं। आप एक भी अपना काम बता दें, इनकी एक भी अपना कोई कार्य जो इनके विजन से, इनके कारण शुरुआत हुई है, ये सब का करनी कथनी में कहीं समरूपता नहीं है। जनता को बरगलाने का, भौकाल बनाने का राजद की संस्कृति और कल्चर और उससे जो निकले नेता हैं,
वो सब भौकाल बनाते हैं, जनता को भरमाने का, लोगों के बीच अपना माहौल उत्तेजना का बनाने का, यही इनके राजद की मानसिकता है। इजराइल और हमास में तनातनी बढ़ती ही जा रही है। गाजा पट्टी में 6 बंधकों के शव मिलने के बाद इजराइल के लोगों ने गुस्सा जाहिर किया है। इसके विरोध में इजराइल में हजारों लोगों ने रैली निकाली, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। तेल अवीव में रविवार शाम लाखों लोग प्रदर्शन में जुटे। लोगों ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर हमास पर बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। इजरायली सेना ने कहा है कि दक्षिणी गाजा के राफा में शनिवार को उन्हें 6 शव मिले, इनमें एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल था। एक रिपोर्ट के मुताबिक विरोध प्रदर्शन में 3 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। लोगों ने 6 शवों के प्रतीक के तौर पर 6 ताबूत रखे। हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर के बाहर भी हंगामा किया। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में 5 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने का भी दावा किया जा रहा है। इजराइल के लोगों ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने सीज फायर और बाकी बचे बंधकों की रिहाई की भी मांग की। अगर ये समझौता होता तो बंधकों को छुड़ाया जा सकता था, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक वजह से समझौता नहीं करना चाहते हैं। सरकार के खिलाफ लोग रात भर प्रदर्शन करते रहे, कई हाईवे जाम कर दिए गए। वो सरकार के खिलाफ नारे भी लगा रहे थे। उन्होंने सरकार से युद्ध विराम की मांग की ताकि बंधकों को जिंदा वापस लाया जा सके। वहीं इजराइल के मजदूर संघ ने देश भर में हड़ताल का भी ऐलान कर दिया। इसकी वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेन गुरियन भी प्रभावित है। वहीं 6 बंधकों के शव मिलने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री अपनी सरकार से नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार बंधकों को मुक्त कराने के बजाय सीमा पर कब्जा करने को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बाकी बंधकों को कभी आजाद नहीं करा पाएंगे। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहे सियासत टीवी के साथ।